है कितने टॉपिक? चार टॉपिक में से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नाम का टॉपिक कितने टॉपिक में लगता है? 3। मतलब सबसे पप्पा प्लेयर कौन हुआ? आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हुआ। ये तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है भाई, आप इस इक्वेशन को भी हटा सकते हो क्योंकि इतनी मैटर नहीं करती है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैटर करता है। तो एक बंदा था डी बाई डी जिससे हम लोग सीखते थे 12th स्टैंडर्ड तक के, जो कि कहलाया जाता था डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। लेकिन इस बंदे को अब धीरे धीरे आदत लगी पार्शियलिटी करने की। प्लीज मैट्रिक्स के ऑपरेशन कैलसी पे आपको करते आने चाहिए, आपका टाइम काफी बच सकता है। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रैटेजी, वो भी 2024 पैटर्न के बच्चों की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के सेमेस्टर के लिए उनको जो पेपर आने वाला है उन सारे यूनिट्स की मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई आपको कौन सा यूनिट कितना करना है, कौन सी चीजें स्किप करनी है। आपका सिलेबस लेके पुणे यूनिवर्सिटी ने इसके पहले कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे थे, ताकि आपको कैसे पढ़ाई करनी है और कितना एम्फेसिस देना है ये आपको समझ में आए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या रहेगी और आपके पेपर पैटर्न में मार्किंग स्कीम किस तरीके से रहेगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और एक बात बताता हूँ, वीडियो से स्ट्रेटेजी से आपका आधे से ज्यादा समय तो मैं वैसे भी बचा रहा हूं, लेकिन ये पूरा का पूरा M1 का 2024 पैटर्न का कोर्स आलसी इंजीनियर के ऐप पे क्यूरेटेड अवेलेबल है, अपडेटेड अवेलेबल है भाई। दिसंबर 24 का पेपर भी इंक्लूडेड है, मई 24 का पेपर इंक्लूडेड है, दिसंबर 23 का पेपर इंक्लूडेड है। तो सारा डेटा इकट्ठा आपको पूरा का पूरा एक कोर्स में मिल रहा है, और वो भी इन डिटेल एनालिसिस के साथ, वीडियो एनालिसिस के साथ। तो प्लीज अगर आपने अब तक आलसी इंजीनियर का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, डेमो सेशन देख लीजिएगा। मैं बहुत सीरियसली आपको ये चीज बता रहा हूं कि भाई देखो, आपको कम समय में ज्यादा मार्क्स लाने आपका जो जनवरी में पेपर है यानी कि 2025 की शुरुआत आपको अच्छी करनी है। हाँ, पहला ही पेपर आपका M1 है, बचे हुए 4 पेपर पे जो आपका लोड आएगा वो आपको अगर कॉम्पेंसेट करना है तो पहला पेपर अच्छा जाना बहुत जरूरी है, ये भी आपको पता है। तो भाई देर किस बात की है, आप जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिएगा और ऐप परचेस करके फटाफट अपनी पढ़ाई शुरू करो। टाइम बहुत कम है दोस्तों, आप रिव्यू देख सकते हो, फीडबैक्स दे सकते हो। बहुत दिल से प्यार से हम लोगों ने ये कोर्स बनाया हुआ है। M1 के साथ साथ मैकेनिक्स है, ग्राफिक्स है, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कमिंग सेमेस्टर जो आपकी रहेगी उसके सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम लोग लेके आ रहे हैं। तो प्लीज अच्छे से स्ट्रैटेजी देखना, पेन पेपर लेके बैठना, और उसके बाद आपका हर यूनिट जो है वो कितना आसान होगा और कौन से टॉपिक्स करने ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था जहां पे बताया था कि भाई आपका ओवरऑल 70 मार्क्स का पैटर्न टेंटेटिवली किस हिसाब से जाने वाला है। तो देखो भाई, 70 मार्क्स का पेपर है, 70 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन है, एमसीक्यूज रहेंगे और आपके सम्स रहेंगे। एमसीक्यूज और सम्स की जब हम लोग बात करते हैं तो 10 मार्क के एमसीक्यू रहेंगे, यानी कि 70 में से 10 हट गए, बचे 60। 10 मार्क के एमसीक्यू का सेग्रीगेशन बताता हूं हर एक यूनिट पे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये चारों यूनिट पे 2-2 मार्क्स के एमसीक्यू टेंटेटिवली आएंगे। तो यूनिट 5 पे आपको 2 एमसीक्यू आएंगे लेकिन 1-1 मार्क के रहेंगे। तो ओवरऑल 10 मार्क आपका क्वेश्चन नंबर 1 कवर करेगा, जो कि सिर्फ एमसीक्यू में रहेगा। सर एमसीक्यू कैसे सॉल्व किए जाते हैं? तो आपको कुछ करना नहीं होता है। आपको क्वेश्चन 1 दिखा, उसमें ए वाला एमसीक्यू दिखा, तो उसका 1 2 3 4 में से जो भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, आपने सिर्फ नंबर 3 नंबर 4 इतना लिखा तो भी चलेगा। एमसीक्यू के आंसर्स के लिए किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो 1 मार्क का हो या फिर 2 मार्क का हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप समझ लीजिए। आप बोलोगे सर फिर मुझे अगर इसके बारे में लिखना है तो कहां लिखूं? भाई आपको जब भी आपका आंसर पेपर मिलता है, आप जो लास्ट पेज होता है वहां पे रफ वर्क टाइटल डालो, आप वहां पे रफ काम करके जो आपका फाइनल ऑप्शन आता है वही फाइनल ऑप्शन यहां पे दिखाओगे। यानी कि पहले सिंपल पहले पेज में 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 सम्स है, इनके बस आपको ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लिख के पहला पेज आपको खत्म करना है। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? हैविंग सेड दिस, उसके बाद आपका थियोरेटिकल पार्ट शुरू होता है। थियोरेटिकल पार्ट में आप देखोगे भाई, टोटल इन ऑल क्वेश्चन नंबर 2 को ओरिंग 3 रहेगा, 4 को ओरिंग 5 रहेगा, 6 को ओरिंग 7 रहेगा, 8 को ओरिंग 9 रहेगा और 10 को ओरिंग 11 रहेगा। भाई 5 यूनिट है। अब 5 यूनिट में से अगर इन भाई साहब ने ऑलरेडी 70 में से 10 मार्क्स लिए हुए तो बचे कितने? 60 मार्क्स। 60 मार्क्स 5 यूनिट, एक यूनिट 12 मार्क का रहेगा। सो एक यूनिट के 12 मार्क्स जो है वो एबीसी के हिसाब से अगर सेग्रीगेट करें तो यहाँ पे अब 5-5 मार्क के सवाल नहीं आएंगे, ये आएंगे 4-4-4 मार्क्स के हिसाब से। सो यूनिट 1 पे 4 मार्क्स को और 4-4 मार्क्स रहेगा, सेम फॉलो होगा 2 3 4 के लिए। लेकिन यूनिट 5 में अगर आप देखोगे तो you'll have ओनली 2 क्वेश्चंस, देख सकते हो ए और बी, क्योंकि यहां पे जो मार्क्स है उसकी मात्रा बढ़ चुकी है। तो यहां पे 6 मार्क के हिसाब से आपको सवाल पूछे जाएंगे। अब क्या लगता है सर एग्जैक्ट ऐसे आएगा क्या? तो मैं आपको बताता हूं, ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस के टीचर्स के साथ जब हमारी बात हुई थी
तब हमें ये पता चला है कि दिस इज द टेंटेटिव पैटर्न। तो मुझे भी लगता है ये एकदम करेक्ट वाला पैटर्न है। इस पैटर्न को फॉलो करके भी हम लोग बहुत थोड़ा 19-20 अगर हुआ पैटर्न तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट इस पैटर्न से हमें एक ऑन एन एवरेज हमें इस पैटर्न के हिसाब से जाना है। अंडरस्टूड माय पॉइंट। अब जैसे ही हम लोगों ने ये ओवरऑल मार्किंग स्कीम देखा है, अब हम लोग जाएंगे यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी के लिए। लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ यूनिट नंबर 1। अब यूनिट नंबर 1 का नाम देखो, काफी इंटरेस्टिंग है, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। अब यार यहां पे सवाल ये आता है कि भाई कहना क्या चाहते हो। अगर हम देखें तो यूनिट 1 का सिलेबस सबसे ज्यादा वास्ट आपको दिखाई देता है। मैं बस आपको सिलेबस पहले इंट्रो करा देता हूं क्या क्या है। देखो यार, पहले लिखा क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग 12th स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हैं, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ दो लोग थे, एक था रोल्स थ्योरम और दूसरा था लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे रोल्स लैग्रेंजेस के साथ आपको कॉचीज का मीन वैल्यू थ्योरम भी मिलता है। देन देयर इज टेलर्स थ्योरम। टेलर्स का थ्योरम, आप बोलोगे सर ऐसी सीक्वेंस नहीं है। भाई सीक्वेंस को छोड़, मैं जो बता रहा हूं उस हिसाब से देख। मीन वैल्यू थ्योरम के बाद आप जाओगे टेलर्स थ्योरम के लिए। टेलर्स थ्योरम के अंदर तीन टाइप्स बनते, एक इन पावर्स ऑफ x, इन पावर्स ऑफ h, इन पावर्स ऑफ x माइनस a के हिसाब से आपको पूछा जाता है डायरेक्टली सवाल, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे आंसर्स निकालोगे। ये है आपका टेलर्स थ्योरम। टेलर्स के बाद देयर इज अ मैक्लॉरिन थ्योरम। अब बोलोगे ना यहाँ पे क्या है, इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पे क्या है, इन टर्म्स ऑफ h। अब ये जो दो नंबर दिखाई दे रहा है ना, इन टर्म्स ऑफ h, ये इन टर्म्स ऑफ h ही होता है, बट h की वैल्यू 0 रहती है। इसका मतलब है h की वैल्यू 0 करके जो भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा ना, वो आपका किसका फॉर्मूला रहेगा, मैक्लॉरिन थ्योरम का फॉर्मूला रहेगा। देन उसके बाद आता है स्टैंडर्ड एक्सपांशन, देन देयर इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों, जिसका नाम है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के अंदर आपके बेसिक्स हो, कॉन्सेप्ट्स हो, उसके सम्स हो, फिर हाफ रेंज फोरियर सीरीज हो, या फिर हार्मोनिक एनालिसिस, इन सब की हमें बहुत अच्छे से तैयारी करना जरूरी होता है। अब बोलोगे सर इतनी ज्यादा पढ़ाई करूंगा तो यार मेरी तो हालत खराब होगी। आप क्या हमें कुछ चीजें बता सकते हो? एक काम करते हैं, मैं ना एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाता हूं कि आपको, अगर देखो कुछ लोग ऐसे होते कि नहीं यार सर 70 मार्क्स का पेपर है, 40 आए तो भी चलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते कि नहीं 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 सर, अभी M1 का पेपर इतना अच्छे से देना है ना, 55 प्लस आनी ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते नहीं नहीं 70 आउट ऑफ 70 के लिए हम लोग मैदान मार रहे हैं। तो ये तीनों कैटेगरी के लिए एक प्रायोरिटी आपको बस फॉलो करनी, में प्रायोरिटी सेट आपको बताता हूं। आप सबसे पहला काम क्या करोगे, देखो भाई कुछ सीक्वेंस लिख रहा हूं, कुछ चीजें लिख रहा हूं, काफी इंटरेस्टिंग वाली चीजें लिख रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा जब देखोगे। तब हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, मीन वैल्यू थ्योरम। ध्यान से देखना, जो जो चीजें आपको बता रहा हूं, जिस हिसाब से बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है आपको अंडरस्टैंड हो चीजें। मीन वैल्यू थ्योरम की जब मैं बात करूंगा तो देखो भाई, पहले तो सबसे पहले तो उन सबकी कुछ कंडीशंस है ना, और उसके बाद आपको वो थ्योरम जो है वो वेरीफाई करने के लिए पूछा जाता है। सो ऐसे दो सेट होते हैं जिन सेट को लेके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अब ध्यान दो, कंडीशंस में तीनों के तीनों, रोल्स हो, लैग्रेंजेस हो, कॉचीज हो, तीनों के कंडीशंस में आप देखोगे तो सबसे पहले ये लोग बोलते हैं कि इट शुड बी कंटिन्यूअस, है ना, और इट शुड बी डिफरेंशिएबल। ये आपको तीनों जगह पे दिखाई देगा। अब हर एक का उसका इंडिविजुअल रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रोल्स थ्योरम के लिए जाओगे तो रोल्स थ्योरम कहता क्या है भाई, रोल्स थ्योरम कहता है कि भाई मेरा f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ क्या होना चाहिए, b होना चाहिए, राइट। लैग्रेंजेस थ्योरम है, उसकी कोई तीसरी कंडीशन नहीं बनती है। लेकिन कॉचीज थ्योरम क्या बोलता है कि भाई आपका जो g डैश ऑफ x होता है ना, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो यार, दो कंडीशंस और ये कंडीशन, तीन कंडीशन से रोल्स बनाए, दो कंडीशन से लैग्रेंजे बनाए, और तीन कंडीशन से अगेन आपका कौन बना है, कॉचीज बना हुआ। अब बोलोगे सर ऐसे नहीं ना सर, आप बताओ ना सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखो भाई, मुझे पर्सनली जो लगता है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखोगे ना, वैसे तो एक करने जाओगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये दो लोगों की अच्छे से तैयारी कर लो। इसके कुछ बेसिक सम्स है, वो सम्स आपको बहुत सही तरीके से आनी चाहिए। जैसे कि पहले आप कंडीशंस जो है उनके सेटिस्फाई कर लो। जैसे ही आपने कंडीशन सेटिस्फाई करे, फिर आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। अब वेरीफाई करोगे तो भाई रोल्स अंकल का कहना क्या है, रोल्स का कहना क्या है भाई, वो कहते हैं कि आपका f डैश ऑफ c में से c ऐसे होना चाहिए जो a और b के बीच में होना चाहिए, और जिसका डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ c फंक्शन में डालोगे, डेरिवेटिव निकालोगे तो आंसर आना चाहिए 0। रोल्स हो गया। फिर सर LMVT क्या कहता है, LMVT का कहना है कि भाई जो आप f डैश ऑफ c निकालते हो दैट हैज टू बी f ऑफ b माइनस f ऑफ a, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है भाई, अपॉन b माइनस a वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब कॉचीज अंकल क्या कहते हैं, कॉचीज अंकल आपको यहाँ पे दो लोगों को इंट्रोड्यूस करके लेके जाते हैं, एक होता है f ऑफ c और दूसरा होता है आपका g ऑफ c। तो उनके हिसाब से यहाँ पे f ऑफ b माइनस f ऑफ a लगता है, और सिमिलरली यहाँ पे g ऑफ b माइनस क्या लगता है आपका g ऑफ a लगता है। तो इतनी सिंपल एनोलॉजी इन तीनों को आप अगर पैरेलली पढ़ोगे ना तो मजा आएगा। तीनों को पढ़ने के लिए आपको मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा अगर आप मुझे पूछो तो इसमें से लैग्रेंजे फेमस है। कौन फेमस है, लैग्रेंजेस। लैग्रेंजेस में
आपको कुछ सम्स है जिनके ऊपर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वो सम्स मैं आपको बताता हूं। एक है जहां पे tan इनवर्स का फंक्शन इन्वॉल्व है। कौन है tan इनवर्स? आप पेन पेपर लेके नोट कर लो। उसके साथ साथ इसमें एक साइन इनवर्स वाला एक सम है और इसमें एक लॉग वाला सम है। तो ये तीन इसमें से एकदम प्रो वाले सम से जो कि आपको बहुत सही तरीके से आने चाहिए। और रहा सवाल रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में ना कोई भी एक आध पॉलिनोमियल, जैसे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसे मैंने लिखा, उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करना कैसे है और किस तरीके से उसको वेरीफाई भी करना है, ये आपको सही तरीके से आना चाहिए। अगर आपको रोल्स सही तरीके से आया तो जो आप रोल्स या फिर लैग्रेंजेस में यूज करते हो उसी का कुछ पार्ट आपको कॉचीज में यूज करना पड़ता है। प्रायोरिटी लिस्ट में मेरे लिए सबसे आगे लैग्रेंजेस है, एलएमबीटी है और 2 नंबर पे कौन रहेगा? रूल्स रहेगा। आर यू गाइस गेटिंग माय फर्स्ट पॉइंट? अब हैविंग सेड दिस, उसके बाद सर हमें क्या करना चाहिए? टेलर्स थ्योरम मैंने तो आपको पहले भी बोला हुआ है। देखो यार, मैं आपको बस स्टार करके इनडायरेक्टली हिंट दे रहा हूं कि आपको इस यूनिट का कितना पार्ट बेयर मिनिमम आना ही आना चाहिए। इसमें मुझे कोई यहां पे शॉर्टकट नहीं चाहिए आपकी तरफ से। टेलर्स थ्योरम के लिए जाओगे तो बेसिकली आपको आपका डेरिवेटिव बहुत सही तरीके से आना चाहिए। मोस्टली पॉलिनोमियल वाले सम्स रहते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो इसको आपको इसका पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव ऐसे निकालते 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 जाना है। धक्का मारो स्ट्रेटेजी होती है भाई। देखो इसमें से सबसे ज्यादा हिट कौन कौन है? नंबर 1 और नंबर 3 वाला पार्ट इसका सबसे ज्यादा हिट है। इसका मतलब है हमें कोई भी फंक्शन पूछा जाएगा और बोला जाएगा टेलर्स थ्योरम यूज करके उसको इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करो, या फिर टेलर्स थ्योरम यूज करके उसको x माइनस a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। देखो पर्सनली कितने टाइप है टेलर्स के? 3। हमें कितने करने हैं? 2। अब 2 टाइप कैसे किए जाते हैं? 2 सम्स इसके प्रैक्टिस करो, 2-3 सम्स इसके प्रैक्टिस करो। इसमें हमें h पहचानते आना चाहिए और इसमें हमें a पहचानते आना चाहिए। ये जिसको जमेगा उसका टेलर जो है वो जेब में चला जाए। अंडरस्टूड? लगे हाथों? टेलर्स के बाद मैक्लॉरिन थ्योरम आपको मुफ्त 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 मिलता है। रीजन बीइंग, मैक्लॉरिन थ्योरम में आपको सिर्फ और सिर्फ वो जो h आप फाइंड करते हो उसकी वैल्यू क्लियरली जीरो करनी है। कितनी करनी है भाई? जीरो करनी है। तो आप जो जैसे इसकी वैल्यू जीरो करोगे वहां पे, तो आपको आपका फॉर्मेट दिखना शुरू हो जाता है और आपके आंसर्स आना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये दोनों आप इकट्ठा इकट्ठा कर सकते हो। सर कितना समय लगेगा? देखो यार, मैं समझ सकता हूं कि आपका टाइम बहुत जरूरी है इस केस में। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए 1.5 आवर के ज्यादा नहीं लगेगा। टेलर्स थ्योरम के लिए आपको 1.5 आवर के, टेलर एंड मैक्लॉरिन कुल मिला के 1.5 आवर से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। मतलब आपका कितना घंटे का काम हो गया अभी तक? 3 घंटे का काम खत्म हुआ। हैविंग सेड दिस, उसके बाद देखना स्टैंडर्ड एक्सपेंशन और इनडिटरमिनेट फॉर्म आप फॉर टाइम बीइंग स्किप कर सकते हो। फॉर टाइम बीइंग अभी नहीं, आप उसको लास्ट वाली जो प्रायोरिटी लिस्ट रहती है उसमें आप डालो, आप उसको स्किप कर सकते हो। अभी आप आगे बढ़ोगे और जाओगे किसके लिए? फोरियर सीरीज। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फोरियर सीरीज पे काम करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अब क्या होता है, दुनिया आपको 20 फॉर्मूला बताएगी, कॉलेज में आपको 20 फॉर्मूले सिखाएंगे, लेकिन 20 फॉर्मूले लगते ही नहीं है। आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूला में आपकी गेम करनी है। देखो मैं हमेशा सिखाता हूं, मैंने जो मेरे कोर्स में सिखाया वो कुछ इस हिसाब से सिखाया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपका एक बंदा होता है ए नॉट, जिसको ए नॉट बाय 2 के फॉर्म में लिखना है, फिर समेशन लिखना है, एन गोज फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी में आपको यहाँ पे एन लिखना है। यहाँ पे कॉस ऑफ लिखा जाता है 2 पाई एन एक्स बाई टी। देखो आपने ये कभी देखा नहीं होगा लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे बी एन आता है और साथ में आता है साइन, और अगेन देयर इज 2 पाई एन एक्स बाई टी। अब मैं आपको इनकी कुछ खासियत बताना शुरू करता हूं। हमें लेन देन सिर्फ 3 लोगों से होता है। कितने लोग? 3। एक कौन है? ए नॉट, दूसरा कौन है? ए एन, और तीसरा कौन है? बस इन 3 लोगों को हमें फाइंड आउट करना होता है। लेकिन इन ऑर्डर टू फाइंड देम आउट हमें बेसिकली इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली लाइन जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कैपिटल टी। कैपिटल टी को कहते हैं टाइम पीरियड। दोस्तों फोरियर सीरीज सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल की ही हो सकती है। इसका मतलब है जितने सारे सिग्नल्स आपको दिए जाएंगे, फंक्शंस दिए जाएंगे, ऑल ऑफ देम आर पीरियोडिक एंड पीरियोडिक ओनली। अगर पीरियोडिक है तो उसका कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड होगा ना। तो आप देखो, अगर टाइम पीरियड लेट्स से 2 पाई, देखो कितना मजा आ रहा है। इधर पे टी की जगह पे कितना डालोगे? 2 पाई। 2 पाई को ऊपर का 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। कौन मिला? nx। तो दिखा कैसे? ए एन कॉस nx प्लस बी एन साइन nx। अच्छा दिखा कि नहीं? चल छोड़। टाइम पीरियड अगर 4 है, कितना है भाई? 4। तो बता मुझे यहाँ पे t की जगह पे क्या डालेगा? 4। 4 डाल के देखो, 2 को ये 4 कैंसिल हो गया। तो आप अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे योर आंसर विल बी पाई nx बाई 2। तो दिस विल लुक लाइक ए एन कॉस पाई nx बाई 2 प्लस बी एन साइन पाई nx बाई 2। भाई समझ रहे हो? अब हैविंग सेड दिस, इसमें से ये जो 3 प्लेयर जो हमें फाइंड आउट करने हैं वो कौन कौन है भाई? एक ए नॉट है, दूसरा ए एन है और तीसरा कौन है? बी एन है। मैं आपको बस स्टैंडर्ड वर्जन बता देता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि भाई इसको कैसे वर्क करना है। तो दैट इज 1 अपॉन जो भी टाइम पीरियड है उसका बाई 2,
1 अपॉन जो भी टाइम पीरियड है उसका क्या किया दोस्तों, मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड बाय 2 किया। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और यहाँ पे अपने को करना है इंटीग्रेशन। तीनों जगह पे आप इंटीग्रेशन की साइन दोगे तो जो टाइम पीरियड होगा टी, उस टाइम पीरियड के लिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है दोस्तों। मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल के टी लिख रहा हूं, इसका मतलब वो माइनस टी बाई टू टी बाई टू भी रह सकता है या फिर ओवरऑल 0 से लेके टी भी लिख सकता है। अब किसको लिखोगे, ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स और लिखोगे dx, और यहाँ पे भी f ऑफ x और साथ में किसको लिखोगे dx। अब सर ऐसे क्यों गैप रखिए, भाई किसी को यहाँ पे पुट करना है ना मुझे, किसको पुट करूं, यहाँ पे होगा cos ऑफ सेम बंदा 2 पाई nx बाई टी। ये t दुनिया को नहीं दिखाना है, t जो सम में आएगा वो वैल्यू पुट करके उसको डायरेक्टली लिखना है आपको। ये स्कीम आप सही तरीके से यूज करोगे ना तो भाई जीत जाओगे, और ये होता है आपका फॉर्मेट जो कि आपको सही तरीके से आना चाहिए। अंडरस्टूड माय पॉइंट। अब जिनको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आएगा उनको ऑटोमेटिकली इसके सम्स आएंगे। इनके सम्स में हमें और कौन कौन है जिनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना जरूरी है, बताओ आपको। एक इवन फंक्शन क्या होता है और एक ऑड फंक्शन क्या होता है। तो ये इवन और ऑड का जो बेसिक एनालॉजी वो अपने को बहुत सही से आना यहाँ पे जरूरी है। इवन ऑड, इवन ऑड के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो ये कि आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस पता होने चाहिए। जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ यूवीडी, जिसे कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। एक बहुत ही बढ़िया वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ता है जो आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज के दम पे सीखना है। अब कॉन्सेप्ट हो गया, फॉर्मूला हो गया, सम्स आप करोगे, सम्स के बाद आप देखोगे नेक्स्ट टाइटल विल बी हाफ रेंज सीरीज। तो आपको पॉसिबली, मतलब आप सर प्लीज स्टार करके दो ही ना, तो लो भाई ये तो मैंने डबल स्टार कर लिया, ये तो कंपलसरी है, सम कर लो और हाफ रेंज कर लो। तो अब देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप काम करोगे तो आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है। इसके बाद हमें करना है हाफ रेंज। दो टाइप होते हैं, कोसाइन सीरीज, एक साइन सीरीज। कोसाइन सीरीज जहां पे bn 0 करना है और साइन सीरीज जहां पे नॉट और एन को आपको क्या करना है 0। इन्हीं बेस को लेके उसमें बस थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज जो है वो नमक मिर्ची थोड़ी अलग करके आपको हाफ रेंज सीरीज के सम्स को डील करना है। तो ये ओवरऑल आपका बनता है यूनिट नंबर 1। व्हेन आई से कि ये यूनिट नंबर 1 बनता है, मैं आपको एक टेक्निकली जो मुझे पर्सनली लगता है वो पैटर्न आपको बता देता हूं। होपफुली ये बस ऐसे लोगों के लिए है जो अराउंड 50 मार्क्स लेके आना चाहते। कितने मार्क्स लेके आना चाहते? 50 मार्क्स के लिए जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए। तो उस हिसाब से यूनिट में से सर किसको किसको मैं पिक करूं, तो देख भाई मैं लिख के देता हूं आपको। सबसे पहले तो आप रोज अच्छे से कर लो, उसके बाद आप एलएमबीटी अच्छे से कर लो, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। उसके बाद आप टेलर्स को अच्छे से करोगे। तो मैं यहाँ पे लिखते हुए क्या करता हूँ, टेलर्स लिख देता हूँ, लेकिन टेलर्स के मैं यहाँ पे आपको टाइप 1 और टाइप 3 बताऊंगा जो कि आपको प्रायोरिटी में करना ही करना है। टाइप 1 और टाइप कितना लिखा दोस्त मैंने 3। कौन सा और कौन सा समझ में आया? इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा है मैंने यहाँ पे एक्स माइनस ए। उसके बाद आप मैक्लोरिन कर लो, बिकॉज ये तो इसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आता है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है मैक्लोरिन में भी आपको, राइट। अब उसके बाद आप बचे हुए दो टॉपिक स्किप करके डायरेक्ट नीचे जा सकते हो जहां पे आपका डायरेक्टली कौन सा पार्ट शुरू होता है, फोरियर वाला पार्ट शुरू होता है। जब फोरियर वाला पार्ट शुरू होता है तो आपको भी पता है मार्किंग करके रखा हुआ है, दैट इज फॉर्मूलाज, है ना, देन सम्स एंड देन इसका हाफ रेंज। तो ये भाई आपके सर का स्ट्रेटेजी है कि आप पहले ये कंप्लीट करो। तो दिस हैज टू बी योर प्रायोरिटी अगर आपको इसको खत्म करना है तो अच्छे से। डन। अब अगर आपको समय मिला कि भाई मेरी सब पढ़ाई हो चुकी है, मेरे पास इनफ टाइम है, तो उसके बाद आप जा सकते हो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन। 18 फॉर्मूले आपको रटने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड एक्सपेंशन भी मत करो, इनडिटरमिनेट फॉर्म को प्रायोरिटी लो, इनडिटरमिनेट फॉर्म कर लो, फिर ये इन टर्म्स ऑफ एच वाला पार्ट है वो कर लो, फिर आपको कॉचीज करना है कॉचीज कर लो, एंड देन यू कैन अटैक विथ हार्मोनिक एनालिसिस। दिस इज हाउ माय स्ट्रेटेजी लुक्स लाइक। आई एम श्योर आपको यूनिट नंबर 1 का ओवरऑल स्ट्रेटेजी समझ में आया है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 को भी उन्होंने एक बहुत सही सा नाम दिया हुआ है, ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, लेकिन हमें ध्यान देना है किस चीज के ऊपर, पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। अब आपको स्टोरी तो इसकी पता है, फिर भी आपके लिए मैं स्टोरी बताता हूं। एक बंदा था डी बाई डी एक्स, जिससे हम लोग सीखते थे 12th स्टैंडर्ड तक के, जो कि कहलाया जाता था डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। लेकिन इस बंदे को अब धीरे धीरे आदत लगी पार्शियलिटी करने की। पार्शियलिटी मतलब क्या कर रहा था, किसी एक के साइड में ज्यादा रहता था और उसी के हिसाब से डिसीजन देता था। तो इस वजह से ये बन गया पार्शियल। जब पार्शियल हुआ तो भाई उसकी गर्दन झुक गई। आप देखो ये दिखना कैसे शुरू हो गया। तो ये दिस डी बाई डी एक्स स्टार्टेड लुकिंग लाइक डैबा बाय डैबा एक्स। आपके कॉलेज में इसको डो बोलते होंगे या डैबा बोलते होंगे। भाई मैं इसको डैबा बोल रहा हूं थ्रू आउट, अभी जितना आपको पढ़ा रहा हूं डैबा बाय डैबा
x बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ वरीड है, ही इज वरीड ओनली अबाउट whom, दैट इज x। इसका ओनर कौन है, x। अगर आपके इक्वेशंस में x होगा तो ही वो उसका डेरिवेटिव निकालेगा, अदरवाइज वो पूरे टर्म को कांस्टेंट कंसीडर करके उसका आंसर जीरो करेगा। ये है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेसिक स्ट्रेटेजी। एक और तरीका भी है, जैसे यहाँ पे मैंने अगर डाबा u बाय डाबा x लिखा हुआ है, तो इसको एक लिखने का तरीका भी है, u और सफिक्स में लिखा जाता है x। जब u और सफिक्स में x लिखा जाता है तो क्लियर कट ये समझना है आपको, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं मैंने u एक्स वाई लिखा हुआ है, तो u का डबल डेरिवेटिव हो रहा है पार्शियली, लेकिन पहले विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, बाद में विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, x। इसको दिखाना है तो ये ऐसे दिखता है, डाबा स्क्वायर u बाय डाबा x और बाद में होता है आपका डाबा y। अब आपको डाबा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट भाई दिस इज हाउ इट इज, ये इसी तरीके से आपको वर्क करना है। अब सर आप क्या कर क्या रहे हो, सबसे पहले तो आपका जो आपको बोर्ड दिखा दे रहा है उसकी राइट हैंड साइड देखो, आपको मजा आएगा, मजा। अब क्या मजा आएगा सर, ये देखो ऊपर से नीचे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखने मिलेगी। ये है दिसंबर 24, ये है मई 24, दिसंबर 23, मई 23 एंड दिसंबर 22, यानी कि लास्ट 5 पेपर्स का एनालिसिस है जो आपका इस सिलेबस का आया हुआ था, बस पैटर्न 2019 था। अब आप बोलोगे हमारा तो 24 पैटर्न है। भाई इत्तू सा भी चेंज नहीं है सिलेबस में इस यूनिट के, क्या बता रहा हूं मैं, इत्तू सा भी चेंज नहीं है। इसका मतलब है पुणे यूनिवर्सिटी के ही ये प्रीवियस पेपर्स है जिनको हम लोग क्लियर कट यहां पे रेफर कर सकते हो। आपको देखते ही बहुत सारी चीजें जो है वो रिपीटेटिव दिखाई देना शुरू हो चुकी होंगी। आप देख सकते हो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोगों को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना होता है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, आपको भाई ये फाइंड करो डाबा स्क्वायर यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई, फिर कोई रिलेशनशिप दिया होगा दिस माइनस दिस इनटू डाबा समथिंग बाय डाबा, ये रिलेशनशिप दिखाओ, तो ये आता है आपके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के अंडर। अब रहा सवाल सर मैं इसके कितने सम्स करूं, तो 4-5 जो यूनिवर्सिटी आज सम्स है ना, उतने भी आप करके गए तो भी चलेगा। जिन लोगों ने ऐप पे काम किया हुआ है, ऐप से पढ़ रहे हैं, उन लोगों को मैं बता रहा हूं। इसमें 2 पार्ट्स थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप सिर्फ पार्ट 1 का 1 2 3 4 5 6 सम्स करोगे। कितने सम्स करोगे, 6 सम्स करोगे। ये मेरा पर्सनल आपको रिक्वेस्ट है रिगार्डिंग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। और ज्यादा वाले डिफिकल्ट वाले सम जो है वो पार्ट 2 में दिए हुए, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, जो लोग ऐप से पढ़ रहे हैं। अब जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं उनको बोल रहा हूं पीवाईक्यूज कर लो रिगार्डिंग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, आपका काम यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक्चुअल में मजा शुरू होता है। ये देखो वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अब सर हमें कैसे पता चलेगा जो सम है वो वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट का है, तो भाई इसका देखो ना रंग रूप ही आप देखोगे ना, तो आपको देखते ही पता चलेगा। ये दिखता कुछ इस तरीके से, मतलब किसको ब्रैकेट डालते हैं, ब्रैकेट के अंदर डाबा यू बाय डाबा एक्स लिखा जाता है और ब्रैकेट के बाहर सफिक्स में एक बंदा लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, चेक दिस आउट, u है, x है, y। तो टेक्निकली यहाँ पे 4 वेरिएबल हुआ करते हैं, कितने, 4। u होता है, फिर v होगा, x होगा और y होगा। यहाँ पे u आया, x आया, y आया, कौन नहीं आया, v नहीं है। अब इस सेटअप में आपको आपकी इक्वेशन ऐसे लेनी है, जो भी इक्वेशन होगी उसमें जो भी आपको y अंकल दिखाई देंगे, y in this case is treated as constant. Y is a variable y treated as constant की कॉन्सेप्ट जो आपकी ऐसे वर्क होगी। अब आप पूछोगे सर चौथा किधर गया, u, x और y है तो v दिखाई नहीं दे रहा है। तो भाई आपको इसमें जो सिलेक्शन करना है वो सिलेक्शन इस हिसाब से करना है कि वहां पे आपके इक्वेशन में v की टर्म ना हो। इसी के लिए आपको एडिशन करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है, ऐसे कुछ आपको जुगलबंदी करनी पड़ती है, तब जाके आपका ये सेट का स्पेसिफिक इक्वेशन वाला टाइप बनता है। काफी इंटरेस्टिंग, 1 घंटा समय लगता है भाई इसको पढ़ने के लिए, पूरे सम्स करने के लिए, तब आपका ये खत्म हो जाएगा। ये हुआ वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट। आता है क्या सर, ये देखो हर एक पेपर जो आप 5 साल के देखोगे, या मतलब 5 पेपर देखोगे, वेरिएबल एज कांस्टेंट, वेरिएबल एज कांस्टेंट, वेरिएबल एज कांस्टेंट, वेरिएबल एज कांस्टेंट एंड वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट। आपको हर एक पेपर में एक सवाल मैंडेटरी अभी के पैटर्न में भी आएगा ही आएगा, बस 4 मार्क का रहेगा। थीम क्लियर। नेक्स्ट कंपोजिट फंक्शन। अब इसको एक और नाम दिया है लोगों ने, इसको चेन रूल भी बोलते हैं लोग। मैं आपको बताता हूं, इसको ऐसे मत याद रखो, सिंपल चीज है। जब कंपोजिट फंक्शन की बात आती है तो एक बंदा होता है z, वो आपके रिलेशनशिप दिखाता है x और y में, और x और y जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसमें u और v में। सिंपल सी बात करूं मैं आपके लिए, तो z इज फंक्शन ऑफ x एंड y यार फंक्शन ऑफ क्या हो गया यहाँ पे u v। इसका मतलब ये है, मैं इसको हमेशा फैमिली के हिसाब से देखता हूं। z जो है वो दादाजी है। अब दादी जी जिंदा नहीं है, सिर्फ दादाजी जिंदा है, तो z इज दादाजी। एक्स वाई मम्मी पापा है ना, और u v अपन लोग पोता पोती, राइट। तो सिंपल चीज z इज फंक्शन ऑफ x और y,
और x और y इज फंक्शन ऑफ व्हाट, u एंड v को याद रखने का बेस्ट तरीका। अब आपको इस बेसिक सेटअप के कितने आंसर्स मिलते हैं, तो आपको इस सेटअप का दादाजी और पोता का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ये बीच का डायरेक्ट वाला जाता है इनडायरेक्टली यहां से z का रिलेशनशिप किसके साथ लगाने का, u के साथ, और इसी z का रिलेशनशिप आप कहां से लगा सकते हो, v के साथ, यानी कि ये दो बंदे सॉल्व करा, इसके फॉर्मूलेज जो है वो आपको यहाँ पे रटने पड़ेंगे, तभी जाके आपका ये काम बनेगा कंपोजिट फंक्शन का। अंडरस्टूड माय पॉइंट। अब सर देखो ना, कंपोजिट कोरिंग, कंपोजिट कोरिंग, कंपोजिट कोरिंग, कंपोजिट कोरिंग, कंपोजिट कोरिंग, कंपोजिट कोरिंग, कंपोजिट, इसका मतलब है कंपोजिट आपको ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, तो कोई शॉर्टकट मारेगा क्या, नहीं। तो ये आपका प्रीमियम सेक्शन में क्लियरली इसका एंट्री हो गया भाई, इसके बारे में आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट। देन होमोजीनियस फंक्शन एंड यूलर्स थ्योरम लिखा हुआ है भाई, यूलर अंकल भी आप देख सकते हो, यूलर्स 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 यूलर्स, यानी कि यूलर्स को औरिंग भी आपको एग्जाम में यूलर ही आने वाला है। यूलर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बताता हूं क्या पढ़ना है व्हेन इट कम्स टू यूलर्स थ्योरम, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना। सबसे पहले तो यूलर जो बात करता है वो काम बात करता है होमोजीनियस के ऊपर। अब होमोजीनियस का एग्जैक्ट मतलब क्या है, तो सर हमें बताइए ना, होमोजीनियस का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने u इज इक्वल टू लिखा एक्स क्यूब प्लस मैंने लिखा यहाँ पे वाई क्यूब। अब मुझे बताइए u कितने लोगों से बना हुआ है, दो, एक बंदा x एक बंदा y, x की डिग्री कितनी 3, y की डिग्री कितनी 3। क्या यहाँ पे जितने बंदे हैं, जितने टर्म्स है, उनकी डिग्री सेम है, सेम, हाँ, तो सेम का मतलब होता है होमोजीनियस। अब यहां पे आप चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हो यू इज होमोजीनियस इन दिस केस। होल्ड, अगर ऐसा ना होता, ये होमोजीनियस हुआ, अगर ऐसा होता तो एक की डिग्री 3 एक की डिग्री 2, क्या ये होमोजीनियस है, नहीं। अब सर अगर ऐसा नहीं और ऐसा दिया तो सर, अब बताओ बताओ सर क्या करोगे इसके लिए, अब मुझे बताओ, इसकी डिग्री 3 इसकी डिग्री 2 और 1, ये भी डिग्री 3 हो गया, दोनों की डिग्री 3 और रेस्ट 2 कितना हो गया यहाँ पे 1/2। इसका मतलब है यहाँ पे जो डिग्री आ रही ना वो आपकी रेस्ट मतलब 3 तो है और साथ में रेस्ट 2 हाफ, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई 3/2। यहाँ पे जो हम लोगों ने डिग्री निकाली अभी, ये डिग्री अपनी कितनी आई 3, ये डिग्री अपनी कितनी आई 3/2। अरे 3/2 कैसे आया पता चला। अब ऐसे नहीं होता है सर, अगर मुझे ऐसा कुछ दिखा तो डिग्री बताओगे आप, ये देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ ऊपर, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा है, अब मुझे बताओ ऊपर के फंक्शन जो है जितने सारे एलिमेंट्स है क्या उनकी डिग्री होमोजीनियस है, हाँ, तो 3। नीचे के जो दो लोग हैं मतलब इकट्ठा एक प्लेयर है, एक ही प्लेयर के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी आपकी 2, ऊपर की 3 नीचे की 2। डिग्री में जब होता है इंडेक्स में हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहां से आप एक्स क्यूब को कॉमन ले सकते हो, कैन शो इट लाइक, आई एम सॉरी, यू कैन जस्ट शो दिस लाइक 1 प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब, भाई कुछ भी हो, है ना। और यहां से भी आप एक्स स्क्वायर को एज इफ कॉमन दिखा के दिखा सकते हो वाई बाई एक्स। इसका मतलब ये, इससे तो अपना कोई लेन देन नहीं, ये एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे ऑफकोर्स क्या आएगा एक्स रेस टू 1, इसे कहते हैं डिग्री। तो इस केस में आपकी ओवरऑल डिग्री आप कैसे निकाल सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो जब डिवीजन में टर्म्स दी जाती है। अब सर डिवीजन का तो समझ में आया सर, अब उसके बाद क्या है सर, देखो यहाँ पे सारे केसेस में आप u को होमोजीनियस बोल सकते हो। अब यही सेम सम अगर मैं ऐसे लिखूं u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ पे इसमें और इसमें क्या चेंज है, यहाँ पे एक फंक्शन इंट्रोड्यूस हो चुका है, दैट फंक्शन इज समथिंग लाइक साइन इनवर्स। तो ये फंक्शन जो है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना बहुत जरूरी है। सो ये अब जो है ये आपका दिखाई देगा एज इफ साइन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखना इसकी भी डिग्री 3 इसकी भी डिग्री 3, होमोजीनियस हो गया, लेकिन इस केस में u नहीं होमोजीनियस हुआ है, कौन होमोजीनियस हुआ है, फंक्शन ऑफ u होमोजीनियस हुआ है। बहुत सा सिंपल सा है भाई, यहाँ पे tan इनवर्स रहा तो इधर जाएगा, tan रहा तो tan इनवर्स होगा, log हुआ तो e रेस टू होगा। ये बस कॉम्बिनेशन से आपको सही तरीके से यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अब सर कितने टाइप है सर इसके टोटल 3 डिडक्शन है। कितने डिडक्शन है 3, और इन तीनों डिडक्शन में पहला डिडक्शन कहता है u इज होमोजीनियस इन x एंड y, जो अभी आपको दिखाया। तीसरा डिडक्शन कहता है u इज होमोजीनियस इन x y एंड z, अगर होगा तो आप तीसरे डिडक्शन को यूज करो। दूसरा डिडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, f ऑफ u इज होमोजीनियस, दो जगह पे u होमोजीनियस था कि नहीं, अब सेकेंड डिडक्शन में f ऑफ u जो है वो होमोजीनियस होता है। अब बोलोगे सर इतनी सारी बकवास कर रहे हो, हमें कुछ एक ऐसी हिंट दो जिससे हमारा काम बन जाए। तो आपको एक बढ़िया सी हिंट देता हूं जो कि आपको कभी भूलनी नहीं है व्हेन इट कम्स टू यूलर्स। पता कैसे चलता है कि जो सम दिया वो यूलर्स का दिया है, ये देखो x डैबा u बाय डैबा x प्लस y डैबा u बाय डैबा y वाली टर्म अगर आपको दिखी तो ये यूलर के डिडक्शन का टाइप 1 है, टाइप 1 का स्टेप मतलब स्टेप 1 होता है। तो ऐसा फॉर्मेट दिखता है, ये इसका ब्रांड एम्बेसडर है, हीरो।
है ना। जैसे आप कोई भी मतलब नहीं, जैसे एमआरएफ है तो एमआरएफ का अगर आप देखोगे तो विराट कोहली है उसका ब्रांड एम्बेसडर, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स डैबा यू बाय डैबा एक्स प्लस वाई डैबा यू बाय डैबा वाई। सिमिलरली इसका सेकंड स्टेप भी है, एक्स स्क्वायर डैबा स्क्वायर यू बाय डैबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डैबा स्क्वायर यू बाय डैबा एक्स डैबा वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा डैबा स्क्वायर यू बाय डैबा वाई स्क्वायर। इतनी सिंपल चीज है ये, आपका डिडक्शन नंबर 2 मतलब डिडक्शन का स्टेप 2 रहेगा जब आप इसके ऊपर काम करोगे। जब आपको ये या फिर ये दिखाई देगा आपका सम यूलर्स का है, और यूलर स्कोरिंग भी हमेशा क्या आता है, यूलर्स आता है। मिसलेनियस आपने नोट्स में दिया मैंने, ये नहीं किया तो भी चलेगा। आपने अगर ये सीक्वेंस फॉलो की, बस करने कितने लोग हैं, कॉन्सेप्ट में ज्यादा समय नहीं लगता, 10 मिनट में समझता है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के नोट्स के हिसाब से जाओगे तो 6 सम्स करने के, वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट अच्छे से करना है, कंपोजिट फंक्शन अच्छे से करना है, और यूलर्स फंक्शन को, यूलर्स थ्योरम को आपको बहुत अच्छे से करना है। सो दैट्स ऑल, दिस इज योर यूनिट नंबर 2। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, पेपर पैटर्न के हिसाब से भी बहुत अच्छे से आपको अंदाजा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 के लिए, जिसका नाम आप देख सकते हो, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई जो आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है वही पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे वर्कआउट करना है। अब इसको वर्कआउट किस तरीके से करोगे, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ख्याल रखनी है वो देखो, ये तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है भाई, आप इस इक्वेशन को भी हटा सकते हो क्योंकि इतनी मैटर नहीं करती है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैटर करता है। कैसे, तो देखो अब जो हम लोगों ने वहां पे डैबा, वही है ना बंदा, डैबा यू बाय डैबा, जो भी आपको लगता है अच्छा लगता है, ये बंदा, राइट। तो इसी बंदे से रिलेटेड हमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली कॉन्सेप्ट सिखाई गई है, दैट इज जैकोबियन। अब सर जैकोबियन में एक्चुअल में क्या होता है, तो फटाफट आपको बताता हूँ क्विकली, कुछ चीजें आपको इमीडिएट समझ में आएगी। अगर मैंने एक्स को रिप्रेजेंट किया है एज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और वाई को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है एज यू वी, है ना। तो अब इस सेटअप को देखो, कैन आई से दैट x इज मेड अप ऑफ u एंड v, y इज मेड अप ऑफ u एंड v। इसका मतलब है अगर मुझे कोई इसका जैकोबियन पूछे, क्या पूछे, जैकोबियन, तो ध्यान देना ये लिखा कैसे जाता है, डैबा ब्रैकेट डन, राइट। ऊपर किसको लिखोगे भाई, है 4 वेरिएबल, x है, y है, u है, v है, तो आप हमेशा याद रखना जो यहां पे लेफ्ट साइड में आप जिसके आंसर्स मल्टीपल टर्म्स में ले सकते हो u और v में, तो ये आपका ओनर हो गया। इसका मतलब है दिस विल बी x और दिस विल बी y, जो कि एज इफ ओनर आपको ट्रीट कराना है, और u और v जो है उनको आपको एज अ टेनेंट ट्रीट करना है। तो ये बेसिकली आपका जैकोबियन का डेफिनेशन बनता है। सिंपल है कि नहीं। अब सर फिर इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। दोस्तों डिटर्मिनेंट कैसे होता है मैं बताता हूं। पहले तो आप ध्यान देना, यहां पे आपको डेडिकेटेड टू, मतलब शॉर्ट में लिखता हूं, आपको पता होगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो बंदा है ये बंदा ऐसे लिखा जाता है, u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। अब उसी को लेके यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूं, आपको आसान हो जाएगा काम करने में। x x ओनर ओनर, y y ओनर ओनर, है कि नहीं, टेनेंट टेनेंट, यूवी टेनेंट टेनेंट, ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब बोलोगे सर दिखेगा कैसे, अगर जिनको बहुत प्यार से ही करना है इसको, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डैबा एक्स बाय डैबा यू, डैबा एक्स बाय डैबा वी, भाई समझ रहे हो ना, डैबा वाई बाय डैबा यू, एंड इसको लिख सकते हो डैबा वाई बाय डैबा वी। बस यू वी लिखते हुए गड़बड़ी मत करना। अंडरस्टूड माय पॉइंट, ये किस तरीके से आया। अब मुझे बताओ, ये x है, x का विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव निकाल सकते हो पार्शियली, x का विद रिस्पेक्ट टू v पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो, y का विद रिस्पेक्ट टू u, y का विद रिस्पेक्ट टू v, सब कुछ यहाँ पे निकल सकता है। तो ये रही आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये रही आपकी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, जिससे आप लोग जैकोबियन अंकल को फाइंड आउट कर सकते हो। आपको कभी कभी उल्टा भी पूछा जाता है। अब उल्टा जब पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखना, इसका जो उल्टा रहेगा वो उल्टा बंदा कौन होता है, हमेशा जे डैश। जे डैश क्या होगा, डैब ऑफ अल्टीपल्टी, ये डैब ऑफ यूवी ऊपर होगा और डैब ऑफ एक्स वाई कहां पे होगा दोस्त, नीचे होगा। और हमेशा याद रखना देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जे इंटू जे डैश इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब अगर आपको उल्टा पूछा तो भी जैकोबियन की कॉन्सेप्ट यूज करनी है, लेकिन आपको अगर ये प्रूव दैट पूछा, क्या पूछा, प्रूव दैट अगर पूछा, तो ये जे इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1 को प्रूव करने के लिए आपको नेक्स्ट टॉपिक देखना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन बेसिकली करता क्या, मैं बताता हूं। इम्प्लिसिट फंक्शन में भेल होती है, भेल। अब बोलोगे सर ये भेल का मतलब क्या है, तो देखो भाई बता देता हूं, आपको थीम समझ में आए इसलिए देखना। अब अगर मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू लिखा यू क्यूब प्लस वी क्यूब, तो मुझे बताओ क्या हो रहा है अभी ना, x इन टर्म्स ऑफ यू वी है, क्योंकि x प्लस वाई ये इधर भी अलग सारे यूज हुए, इधर भी सारे यूज हुए, तो ये बन गई आपकी भेल मिसल। तो इस केस में आपको सबको एक साइड में लेके एक फंक्शन क्रिएट करना है, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन 1, दैट विल बी x प्लस वाई
माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली एक और फंक्शन यूज करना है x माइनस वाई माइनस यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे सॉरी माइनस यू क्यूब माइनस वी क्यूब। तो ये जो दो फंक्शंस बनते, उसके बाद आप इनको लेके कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इसके दो वर्जन है जो कि आप सॉल्विंग के लिए लेके आ सकते हो। मैं आपको बस ऐसे ही दिखाता हूँ। डैबा ऑफ लेट से यूवी अपॉन डैबा ऑफ आपको यहाँ पे क्या करना है एक्स वाई फाइंड करना है तो आप कर सकते हो, या फिर डैबा यू बाय डैबा एक्स भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे सर? फॉर्मूला होगा ना। हाँ, इनके फॉर्मूलाज है जिसको -1 स्क्वायर वगैरह वगैरह करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आता है, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट आता है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आता है और यहाँ पे भी आपका क्या आता है, डिटर्मिनेंट आता है माइनस। तो कुछ इस हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ता है। फॉर्मूलाज कैसे याद रखना है उसकी सारी ट्रिक्स मैंने दी है। तो भाई कंपल्सरी सेक्शन में आता है ये और ये। अब उसके बाद ये ऐसा है कि जिसपे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो भी दिया जाएगा उसमें आप जे अंकल को कितना प्रूव करो, 0। जे मतलब कौन? जैकोबियन। जैकोबियन का आंसर 0 आया तो बोलना यस फंक्शनली डिपेंडेंट है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो बोलो फंक्शनली इंडिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है तो उनका रिलेशनशिप फाइंड करना पड़ता है। एक इसमें tan इनवर्स वाला बहुत फेमस सम है। कौन सा सम है दोस्तों? tan इनवर्स वाला एक बहुत फेमस सा सम है। वो सम अच्छे से कर लेना, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। एंड फंक्शनल डिपेंडेंस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इजीएस्ट वाला टॉपिक। नेक्स्ट इज एरर्स अप्रोक्सीमेशन। क्या करते हैं दोस्तों हम लोग एरर्स में? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब एरर्स अप्रोक्सीमेशन की हम लोग बात करते हैं तो हमें परसेंटेज एरर निकालना पड़ता है। बताता हूं दिखता कैसे। जैसे कि मैं यहां पे एरर्स अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूं तो मैं करूंगा 100 dx बाय x। आप खुद देख लेना। जब मैं dx बाय x लिख रहा हूं, देखो dx को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, dx बाय x को बोलते हैं रिलेटिव एरर, और इसको जब 100 मल्टीप्लाई करते हो तो इसे कहते हैं परसेंटेज एरर। आप अगर इसके 10 सम्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 में से आपको 7 या 8 सम्स में आपको एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन का परसेंटेज एरर ही निकालने के लिए पूछा जाता है। सम्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। और आप देख सकते हो पेपर पैटर्न में देखोगे तो अभी भी डिस्कस किया जैकोबियन इम्प्लिसिट, जैकोबियन इम्प्लिसिट, जैकोबियन इम्प्लिसिट। और देखो जब जैकोबियन इम्प्लिसिट आता है, अल्टीपल्टी कुछ भी हो, कॉम्बिनेशन में देखो फंक्शनल डिपेंडेंस का एक सम तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एंट्री मारते हुए जरूर दिखाई देता है। अब इतना बताने के बाद एक एरर का सम आपको कहीं पे भी दिखाई देता ही देता है। ये पैटर्न आपको समझ में आने के बाद नेक्स्ट हम लोग बचते वो जाते मैक्सिमम मिनिमम। और क्या निकालने के लिए भाई साहब? लैग्रेंजेस मेथड। पहले मैक्सिमम मिनिमम में हमें 5 लोग निकालने पड़ते हैं। P है, Q है, R है, S है, T। पहले P को 0 और Q को 0 करके हम लोग यहाँ पे निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट। क्या निकालेंगे? स्टेशनरी पॉइंट। और फिर हम लोग यहाँ पे RST को निकाल के RT माइनस एस स्क्वायर नाम की टर्म निकालते हैं। और उस टर्म को ग्रेटर है तो भाई मैक्सिमम मिनिमम प्रेजेंट है, लेस है तो नहीं प्रेजेंट है, एंड इक्वल टू 0 है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी करके सम को छोड़ देते। तो ये होता है तरीका मैक्सिमम मिनिमा निकालने का। थोड़ा सा लेंदी है, काफी बड़ा होता है। एंड देन देयर कम्स आपका लैग्रेंजेस मेथड। लैग्रेंजेस मेथड में आपको निकालने पड़ते हैं, बहुत सिंपल सा है। आपको निकालना पड़ता है यू और आपको फाइंड करना पड़ता है फाइव, जो कि आपको सब में दिया जाता है। फिर आप फाइंड करोगे एफ इज इक्वल टू यू प्लस लैम्डा फाइव। ये जो लैम्डा दिखाई दे रहा है उसे कहा जाता है लैग्रेंजेस का पॉलिनोमियल। दोस्तों f इज इक्वल टू यू प्लस लैम्डा फाइव में इसको आपको 3 बार सॉल्व करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। डैबा f बाय डैबा x, डैबा f बाय डैबा y, एंड देन डैबा f बाय डैबा z। इसको भी 0, इसको भी 0 और इसको भी क्या कर देना 0। इससे आप सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल सकते हो। और वही काम होता है लैग्रेंजेस मेथड यूज करके, बस एक ही काम किया जाता है, इज टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स। देखो अब तक के रिकॉर्ड में मैक्सिमम मिनिमम को ओरिंग में हमेशा कौन आया? लैग्रेंजे। लैग्रेंजे मैक्सिमम मिनिमम, लैग्रेंजेस मैक्सिमम मिनिमम। आई एम श्योर जो बता रहा हूं, जो समझ रहे हो आप, तो क्लियर लॉजिकली समझ लो कि भाई इतनी पढ़ाई हम लोगों को इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जहां पे आप देख सकते हो मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा के बारे में बात करी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मैट्रिक्स के बेसिक ऑपरेशंस पता होने चाहिए कि भाई दो मैट्रिक्स जो है वो ऐड कैसे किए जाते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में 3/3 को 3/3 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किस तरीके से आएगा, ये सारी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको मैट्रिक्स के ऑपरेशंस कैलसी पे आना बहुत जरूरी है। आपको अगर जानकारी दूं तो मैंने YouTube पे ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है जहां पे मैट्रिक्स वाला पूरा सेक्शन किस तरीके से करना है इसका डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। आप चाहिए तो YouTube पे प्लीज सर्च करना हाउ टू सॉल्व मैट्रिक्स यूजिंग कैलकुलेटर आलसी इंजीनियर। आपको एक पूरा वीडियो का सीरीज दिखाई देगा जिसमें मैट्रिक्स वाला सीरीज अलग से हाईलाइटेड वहां पे आपको दिखाई देगा। तो प्लीज मैट्रिक्स के ऑपरेशन कैलसी पे आपको
करते आने चाहिए, आपका टाइम काफी बच सकता है आगे। तो इसके बाद के यूनिट में तो आपको आपका और टाइम बचेगा अगर आपको कैलकुलेशंस अगर कैलसी पे आ रहे होंगे तो, राइट। अब सर कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें दिया है तो सबसे पहले तो इस यूनिट में हमें उसका रैंक निकालने आना चाहिए। रैंक के दो मेथड्स होते हैं, एक्लेन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। जितनी मेरी जानकारी है आई वुड सजेस्ट आप इस नॉर्मल फॉर्म के लिए मत जाना, बिकॉज नॉर्मल फॉर्म में बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करके फिर आंसर्स निकालने पड़ते हैं। लेकिन एक्लेन फॉर्म, रो एक्लेन फॉर्म इज बहुत प्यारा फॉर्म। उस फॉर्म में देखो थ्रू आउट आपको क्या करना है, आपको जो लीडिंग एलिमेंट होता है रो का, पहला एलिमेंट रो 1 का, उसको आपको 1 करना है। उसके बाद के नेक्स्ट स्टेप में नीचे वाले लोगों को आपको क्या करना है, 0। उसके बाद अगेन नेक्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट यानी कि डायगोनल एलिमेंट देख सकते हो 1 करके नीचे आपको क्या करना है, 0 करना है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट 0 या फिर 1 जो भी होगा वो आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। ये होती है बेसिक प्रोसीजर। मोस्टली आप इसको 1 करने के बाद जब इस दोनों को 0 करोगे तो आपको एक थीम समझ में आना शुरू हो जाती है। आप जब ऑल 0 लेके आओगे, अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे 3 रो वाला मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, करेक्ट है। अगर मैंने इसकी पूरी रो 0 कर दी तो एक ऑल 0 वाली रो मिल जाएगी। तो अब जब मुझे इसका कोई रैंक पूछेंगे, रैंक को रो के हिसाब से दिखाया जाता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक आंसर में लिखूंगा 3 - 1, यानी कि मेरा आंसर कितना आएगा, 2। बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पूरी की पूरी रो ऑल 0 रो मेरी आ चुकी है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। उसी के साथ साथ सर व्हाट इफ अगर ये 1 रहा और ये 0 हुआ ही नहीं, अगर हुआ ही नहीं ना भाई, यहाँ पे कुछ भी आने दो, अगर ये आपका जा नहीं रहा है तो आपका ये भी यहाँ पे हटेगा नहीं और आपका रैंक यहाँ पे कितना दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा। इज द सिंपलेस्ट लॉजिक दैट यू शुड नो एंड यू शुड रिमेंबर। आई एम श्योर समझ में आ रहा है। इसकी प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा भी कुछ करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लो। बिकॉज आपको पता है ये एक्विवेलेंट फॉर्म जो है ना, मैं आपको एरो करके दिखाता हूं, नॉन होमोजेनियस, लीनियर डिपेंडेंसी, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो सबसे बड़े कॉन्सेप्ट्स है, वहां पे आपको रैंक निकालने के लिए जाना ही पड़ता है। और उसके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट टाइप्स के लिए आपको यहाँ पे एक्लेन फॉर्म आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो मैंने क्या बोला, एक्लेन फॉर्म करो, नॉर्मल फॉर्म को बाद में रखना, अभी मत करना, बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्ट उनके ऊपर समझ नहीं है। अब आपके यहाँ पे एक ट्री डायग्राम बनती है सिस्टम की। तो भाई सिस्टम के आपके बेसिकली देखो, मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। सिस्टम के आपके दो टाइप्स बनते हैं, एक होता है नॉन होमोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। कैसे याद रखूं, अगर जितने भी सारे इक्वेशंस दिए हैं, सारे इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0 हो, सारे इक्वेशन की अगर 0 हो तो वो होमोजीनियस। लेकिन अगर यहाँ पे किसी का डी है, यहाँ पे D2 है, D1 है, यहाँ पे D2 है, यानी कि अगर नॉन जीरो है तो इस केस में अगर एक भी नॉन जीरो रहा तो भी ये नॉन होमोजेनियस की कैटेगरी में आएगा। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है। अब सर जी आपने ये बताया नॉन होमोजेनियस समझ में आया, अब नॉन होमोजेनियस पे हम लोग बात करेंगे। तो नॉन होमोजेनियस में दो टाइप आते हैं, एक तो आपकी सिस्टम जो रहेगी वो रहेगी इनकंसिस्टेंट। क्या रहेगी, इनकंसिस्टेंट, या फिर आपकी सिस्टम रहेगी कंसिस्टेंट। हाँ, अब सर ये कब वर्क होता है, तो देखो भाई यहाँ पे एक ऑगमेंट करके एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। सबसे पहले ये दोनों टाइप के जो सम्स है, इसमें आपको ax इज इक्वल टू b वाला एक मैट्रिक्स फॉर्म है जो कि रेडी करना पड़ता है। अब जब आप इसको ऑगमेंट करोगे, a और b को यहाँ पे जोड़ोगे, तो देखो अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए अगर हुआ, तो इस केस में आपकी सिस्टम होगी इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का जिंदगी में कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। सो इट कम्स अंडर व्हाट, नो सॉल्यूशन क्राइटेरिया। हैविंग सेड दिस, एट द सेम टाइम अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी, जो कि 90% ऑफ द सम्स में सेम आने वाला है टू द रैंक ऑफ ए जो कि अपन फाइंड करते हैं, तो सिस्टम को कंसिस्टेंट बोला जाता है। और कंसिस्टेंट सिस्टम के दो टाइप्स निकल के आते हैं, एक तो उसका सॉल्यूशन यूनिक रहेगा, उसी को कहा जाता है ट्रिवियल, या फिर उसका सॉल्यूशन रहेगा नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल को बोला जाता है इनडायरेक्टली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये कब आता है, अब आपका अगर रैंक लेस देन नंबर ऑफ अननोन रहा और रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स रहा, नंबर ऑफ अननोन XYZ जो आप यूज करते हो आपको इक्वेशन में दिए जाते हैं। तो ये ट्री है भाई जो कि आपको होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सेट में फॉलो करनी पड़ती है। अब बोलोगे सर होमोजीनियस का क्या, होमोजीनियस वाली सिस्टम दुनिया में हमेशा क्या होती है, कंसिस्टेंट ही होती है। इस पे MCQ आता है। तो दुनिया की सारी होमोजीनियस सिस्टम राइट हैंड साइड 0 होने की वजह से कंसिस्टेंट है ही है। अब इसमें आपको बेसिकली डिटर्मिनेंट निकाल के फिर इसके कॉम्बिनेशन वर्कआउट किए जाते हैं। जब 3x3 का मैट्रिक्स आता है तब एक नॉट इक्वल टू 0 रहा तो क्या होगा और इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर सारी चीजें यहाँ पे खिलाई पिलाई जाती है और सॉल्व किया जाता है। सो ये दो बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जब सम्स देखोगे तो शुरुआत देखो
नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, नॉन जो होमोजेनियस, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस। मोस्टली 90% ऑफ द टाइम्स आप देखोगे तो आपको नॉन होमोजेनियस के ऊपर सम्स आते ही आते हैं, जो कि आपको सही तरीके से सॉल्व करते आने चाहिए। अब एक तो डायरेक्ट सम्स आएंगे, या फिर नो सॉल्यूशन होगा तो के की वैल्यू फाइंड करो, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा तो के की वैल्यू फाइंड करो। ऐसे अजीब से सम्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं जो कि आपको सही तरीके से सॉल्व करते आने चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन में जाता है नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस, और उसके बाद आता है लीनियर डिपेंडेंसी। ये मेरा सबसे प्यारा टॉपिक है, बिकॉज इस टॉपिक में हमें बेसिकली एक सेटअप क्रिएट करना पड़ता है, एंड दैट सेटअप इज नथिंग बट c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3, एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, इज इक्वल टू 0। अब अगर ये x1 x2 x3 नाम के वेक्टर्स में रिलेशनशिप है तो कुछ ना कुछ c1 c2 c3 की वैल्यू आएगी। अगर रिलेशनशिप है ही नहीं तो c1 0 होगा, c2 0 होगा और c3 भी 0 होगा। कैसे पता चलेगा? बस रैंक से पता चलता है। रैंक लेस देन n होगा तो देयर इज अ रिलेशनशिप, रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन रहा तो देयर इज नो रिलेशनशिप। बहुत सिंपल सी चीज है डिपेंडेंसी के ऊपर। ये मेरे हिसाब से सबसे जल्दी खत्म होने वाला टॉपिक है, आधा घंटा भी समय नहीं लगेगा अगर आपने ये बेसिक सबसे सही से किया हुआ है तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो, वेक्टर डिपेंडेंसी, 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 लीनियर डिपेंडेंसी, वही होता है। तो थ्रू आउट आपको इसी के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ रहा है जो आपके सर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एंड देन लीनियर एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में से आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस मत कीजिएगा, यू कैन क्लियरली गो फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बस एक ही डेफिनेशन, इन जनरल दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है? आई। अब हमें a इंटू इनवर्स की जगह पे यहां पे ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर i आंसर मिल रहा है तो दिस इज द डेफिनेशन, जो कि आपके कौन से फंक्शन की होगी? ऑर्थोगोनल की होगी। अब आई कैन सिंपली से दैट फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स a इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 80, जो कि आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाता है सवाल, जो आपको सही तरीके से आना जरूरी है। एंड द फाइनल पार्ट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में भाई दो तरीके के एप्लीकेशन आते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, केसीएल केवीएल यूज करके बहुत सिंपल सा आपको ऑपरेशन करना पड़ता है और करंट फाइंड करना होता है। और दूसरा ट्रैफिक फ्लो, मतलब इतना आ रहा है, इतनी गाड़ियां आ रही है, इतनी गाड़ियां जा रही है, तो उस हिसाब से आपको इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस का मैट्रिक्स कन्वर्जन और उसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बस बनाना है, और उसका रिवर्स सब्स्टिट्यूशन, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो भाई ये एक दूसरे को हमेशा ओरिंग रहते हैं, चेक कर लो भाई, खुद चेक करो। ऑर्थोगोनल एप्लीकेशन, ऑर्थोगोनल एप्लीकेशन, ऑर्थोगोनल एप्लीकेशन, ऑर्थोगोनल एप्लीकेशन। अब ये डिफिकल्ट नहीं है, वापस बता रहा हूं मैं आपको, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये यूनिट बहुत अच्छा है। अगर आप इस यूनिट के लिए एज यूजुअल जैसे मैंने बोला, इसके लिए भी आपको 7 आवर्स डेडिकेट करने हैं। आप 7 आवर्स में जेब में डालोगे पूरा का पूरा यूनिट, बिकॉज इस यूनिट की ही कॉन्सेप्ट जो है वो मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करती है, और इसी मैट्रिक्स को लेके हम लोग को नेक्स्ट यूनिट में काफी अटैक करना है। नेक्स्ट यूनिट में नंबर ऑफ टॉपिक्स छोटे हैं, वही रिपीटेशंस आपको आएंगे, और बोला भी था कि उसका पैटर्न 6 और 6 मार्क्स के लिए रहने वाला है। अभी फिलहाल क्या आपको इस यूनिट के बारे में सब कुछ समझ में आया? अब देखते हैं फुल एंड फाइनल वाला यूनिट, यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा, जहां पे हम लोग आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज के ऊपर काम करने वाले। दोस्तों सबसे पहली चीज तो आप सारा प्रीवियस पैटर्न का पेपर देखोगे तो आपको यहाँ पे दो लोग बहुत बहुत परेशान करते हुए दिखाई देंगे थ्रू आउट, आइगन 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 और आइगन, और इसी के साथ साथ कैले 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 कैले। बोलोगे क्या बड़बड़ कर रही है? तो देखो भाई, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को ओरिंग में हमेशा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आया है, कैले हैमिल्टन को ओरिंग में हमेशा कैले हैमिल्टन आया हुआ है, तो इन्होंने कभी भी इनकी जगह छोड़ी नहीं है। लास्ट आप कितने भी पेपर्स देखोगे तो यू विल फाइंड कि वाओ यार कितना मस्त है ये। और अब नीचे जाके यहाँ पे झगड़े शुरू होते हैं, डायगोनलाइजेशन कैनोनिकल, डायगोनलाइजेशन कैनोनिकल, डायगोनलाइजेशन कैनोनिकल। अब मुझे बताओ, ये था आपका 2024 के पहले का पैटर्न। अब जब पेपर आएगा आपके पैटर्न के लिए, मैंने आपको क्या बोला था, इसका पैटर्न है 6 मार्क 6 मार्क, औरिंग बोला था मैंने 6 मार्क 6 मार्क्स। अब आप इंजीनियरिंग में आए हो, इतने स्मार्ट तो आप भी हो कि आपको पता है इसमें से एक पैटर्न जो है वो क्लियर कट हो जाएगा। इसका मतलब है, मुझे पर्सनली क्या लगता है मैं बताता हूं, देखो आपको सही लगे नहीं लगे, आइगन के सेक्शन के साथ आप ले सकते हो डायगोनलाइजेशन, है ना, और कैले के सेक्शन के साथ आप लिख सकते हो कैनोनिकल। कितना सिंपल है, देखो ना आपका झगड़ा ना मेरा झगड़ा। इस हिसाब से पेपर पैटर्न आने के ब्राइट टेस्ट चांसेस है, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि आइगन के साथ कैनोनिकल आए और कैले हैमिल्टन के साथ आपका
यहाँ पे डायगोनलाइजेशन आए, कुछ भी हो सकता है। बस है कितने टॉपिक, 4 ही टॉपिक के ऊपर जंप करना है। और बता दूं भाई, ये जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ कहाँ पे लगती है बताओ, किसी को बोलो मता। बस 2 जगह पे तो आपको लगती है, आप खुद मुझे बताना देख के। है कितने टॉपिक, 4 टॉपिक में से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नाम का टॉपिक कितने टॉपिक में लगता है, 3। मतलब सबसे पप्पा प्लेयर कौन हुआ, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ही हुआ। तो आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सही तरीके से आनी चाहिए। बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ। अब बस इसमें से एक चीज जो नहीं करनी है वो बताता हूँ, ऑर्थोगोनल वाला ट्रांसफॉर्मेशन मत करो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करो, जिसको कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। चलो मैदान में आते हैं, बात करते हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बारे में। यार जितना बोलूं उतना कम है, इसके लिए ध्यान तो आप जरूर देना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं भाई। एक तो पहले तो आप समझ लो, आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स होता है, या फिर आपके पास क्या होगा 3x3 का। तो हर एक आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। थीम बता देता हूं मैं, इसकी शुरुआत होती है लैम्डा स्क्वायर से, इसकी शुरुआत होती है लैम्डा क्यूब से। अब डाउन कर लो, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, और यहाँ पे लिखा मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखा किस तरीके से डाउन करा है, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे एंड, लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे एंड। अब पहले वाले को यहाँ पे S1 लगा दो, यहाँ पे भी S1 लगाया। अब इसको दूसरा है ही नहीं, तो यहाँ पे आया S2, इसका कोई नहीं है। अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस दोगे तो भाई साहब सच्ची बता रहा हूं, ये जो फॉर्मेट बना, इस फॉर्मेट को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर 2x2 मैट्रिक्स एंड 3x3 मैट्रिक्स। जो भी आएगा आपको सम सॉल्विंग करने के लिए कंपलसरी ये दोनों लगने वाले हैं। उसके साथ साथ सर फिर S1 कौन है, S2 कौन है, तो भाई ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। इसमें से जो S1 होता है उसे कहा जाता है डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन, जिसे एक नाम भी देते हैं हम लोग, दैट इज ट्रेस। उसके बाद S2 नामक एक बंदा है, जब S2 नाम के बंदे के ऊपर आप काम करते हो तो ये आपका माइनर जो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के, उनका आपको क्या करना होता है, एडिशन करके फिर उसका एडिशन का आंसर जो है वो यहाँ पे वर्कआउट करना है। और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो भाई आप भली भांति जानते हो ये सारे डिटर्मिनेंट का जो कैलकुलेशन है वो कैलसी पे भी आ सकता है, या फिर आप मैन्युअली भी इसको कर सकते हो, आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से वहां पे जा सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे ही ये फाइंड आउट होगा, आपके पास आपके कैलसी पे आपको रूट्स निकालते आना चाहिए। उसका भी वीडियो है भाई यूट्यूब पे अवेलेबल, जो आप वीडियो देखोगे मैट्रिक्स का, उसी में मैंने बताया हुआ किस तरीके से रूट्स निकालते हैं। तो देखो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब, यानी कि यहाँ पे इसके 3 रूट्स आएंगे, तो 1 2 3 1 5 6 जो भी वैल्यू आएगी, और यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे। तो 2 रूट्स हो 3 रूट्स हो, ये सारे कैलकुलेशन कैलसी कर देगा। यहाँ पे कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रूट्स में नहीं जनरेट होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ रेगुलर नंबर्स के ऊपर काम करना है। और जो भी लैम्डा की आपकी वैल्यूज आती है उन्हें कहा जाता है आइगन वैल्यूज। जैसे ही आइगन वैल्यूज आई, उसके बाद उन्हीं आइगन वैल्यूज को आपको एक फॉर्मेट में वर्क करना है, माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, और यहाँ पे आपका वो XYZ वाला जो भी बंदा होगा वो आप यहाँ पे पुट करोगे। और अब आप इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू पुटअप 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 करने के बाद ये जब आप डालोगे, तो ये यहां से आपको क्रैमर्स रूल को यूज करना है। किसको यूज करना है, क्रैमर्स रूल। काफी इंटरेस्टिंग है ये, मैंने ऑलरेडी नोट्स में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। आप इसका ना आइगन वैल्यू का 2x2 का 3x3 का एक सम, आइगन वेक्टर का 2x2 और 3x3 का एक सम करोगे ना, आपका क्रैमर्स रूल हो, लैम्डा फाइंड करना हो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यूज करना हो, सब आपको एकदम सही तरीके से आना शुरू हो जाएंगे। और तो और सर एक नंबर, सर यहां से मेरे को सब पता चला। अब आपको बताता हूं, ये सेम कॉन्सेप्ट यूज होती है आपकी कैले हैमिल्टन थ्योरम में। आप क्या करते हो, सेम थीम 2x2 के लिए ये, 3x3 के लिए ये यूज करो। आपको आइगन वैल्यू जैसे की इक्वेशन आएगी, ये दिखाई दे रही है, ये जैसी इक्वेशन है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये जो लैम्डा अंकल दिखाई दे रहे, इनको हटाओ, घर से बाहर निकालो, और उनकी जगह पे कैपिटल ए को पुट करो। यानी कि सेम थीम अब ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ए क्यूब माइनस S1 स्क्वायर प्लस S2a, और आप बोल सकते हो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो भी आंसर आएगा उसको आई चिपकाओ, इज इक्वल टू क्या कर लो 0। ये जो आया है इसे कहा जाता है आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम। है आसान, वही है। बस कैले हैमिल्टन का कहना क्या था, जो आइगन वैल्यू कर सकता है वो मैट्रिक्स भी कर सकता है। सो आइगन वैल्यू को हटाओ, उसकी जगह पे मैट्रिक्स को डालो। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ए को पुट करके दिखाया हुआ है। अब ये एग्जाम में इसके 2 टाइप्स आते हैं, एक वेरीफाई। अब वेरीफाई का मतलब क्या है, अब जैसे कि ये बन गया, तो आपको इसको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करोगे, एलएचएस उठाओ, ये पूरी एलएचएस, मतलब ये मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन, ये मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन, ये मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन, उनका आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो करोगे, तो आपका आंसर एंड में कितना दिखाई देना चाहिए, 0 इज द बेसिक चीज जो कि आपको यहाँ पे ख्याल रखनी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू कैले हैमिल्टन थ्योरम। अंडरस्टूड माय पॉइंट। इसमें एक और टाइप आता है
वेरीफाई तो करो ही करो, लेकिन साथ में ए इनवर्स को भी फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। अब ए इनवर्स को किस तरीके से फाइंड करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे ए इनवर्स को फाइंड करना है तो यहाँ पे सिंपली सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। आपको ए रेस टू 4 फाइंड करना है तो देखो ए इनवर्स यहाँ पे है क्या, अभी नहीं लाना है ना, तो सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। बस इतनी चीज आप करोगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। इसका एक 2/2 का, एक 3/3 का, मतलब इसके भी सिर्फ 2 सम्स की प्रैक्टिस करनी है, इसके भी सिर्फ एक 2/2 का और एक 3/3 के सम्स की प्रैक्टिस करनी है, ये भी जेब में चला जाएगा। तो देखो भाई, सिर्फ 2 और 2 4 सम्स करके आपके ये दोनों टॉपिक्स जो है वो जेब में चले जाएंगे। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? अब जब आप नेक्स्ट टॉपिक देखोगे डायगोनलाइजेशन, मैं तो बोल रहा हूं डायगोनलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत फेमस है, जिसके ऊपर सम भी पूछे जाते हैं। वो आपको पूछते हैं क्या फाइंड करने के लिए, देखो दोस्तों क्या लिखा है मैंने, मॉडल मैट्रिक्स। अब ना यहाँ पे ना ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। 6 मार्क के लिए समय तो काफी एक्सप्लेनेशन है, आपको ये नोट्स में से बहुत अच्छे से करना है। नोट्स में मैंने बहुत तगड़ा दिया है, स्टेप बाय स्टेप दिया है, डिटेल में दिया हुआ है। और हाँ, May 24 December 24 सब कुछ विथ वीडियो सोल्यूशन सॉल्व है नोट्स में। क्या बोला मैंने, प्योरली सॉल्व्ड है। तो आपको अलग कुछ करना नहीं है। आपको पीवाईक्यूज में भी अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे क्लियरली पता चलेगी कि सर क्या कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए कौन सी कॉन्सेप्ट लग रही है। अब मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है, सेम तरीका जो आपने सॉल्व किया, पूरा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स में से ये वैल्यू पुट करके, लैम्डा की 3 वैल्यू आएगी तो उसके हिसाब से 3 वेक्टर्स आएंगे। एक को आप x1 बोलो, एक को आप लेट से x2 बोलो, और एक को आप बोलो x3, और ये x1 x2 x3 को तीनों को इकट्ठा करके जो एक मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स को आप नाम दोगे, दैट विल बी नथिंग बट P व्हिच इज नोन टू बी एज मॉडल मैट्रिक्स। इतनी सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आई तो डायगोनलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट, भाई 4 ही चीजें करनी है। फोर्थ इज क्वाड्रेटिक कैनोनिकल। इसी कैनोनिकल को एक और अच्छा नाम भी बोला जाता है, दिस ऑल्सो इज नोन एज सम ऑफ स्क्वायर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सम ऑफ स्क्वायर फॉर्म। इसका कॉन्ग्रुएंट वाला मेथड हमें बस यूज करना है, बाकी मेथड इसका बिल्कुल यूज नहीं करना है। करना क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया जाता है, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, मैट्रिक्स फॉर्म दिया जाता है, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो। इसके ऊपर एमसीक्यू भी आता है, और इसके ऊपर आप देखोगे तो आपको सॉल्विंग के तरीके में सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया जाता है, सम आएगा तो उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ए इज इक्वल टू आपको दिखाना है आई ए। इसमें आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, उसके बाद फॉलोड बाय आइडेंटिकल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। जो रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वही आपके आई के लिए एप्लीकेबल रहेगा, बाकी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस आई के लिए अप्लाई नहीं करना है। ये कुछ बेसिक रूल्स है जिनको लेके आप क्वाड्रेटिक और कैनोनिकल फॉर्म को खत्म कर सकते हो। अब बताता हूँ सच्ची काफी बड़ा होता है सम इसका सॉल्विंग के लिए, राइट। तो मुझे लगता है आप जब करोगे ना, आप यहाँ पे ये चारों कॉन्सेप्ट्स कर लो, इसका बस एक आध सम अच्छे से कर लो। एग्जाम में इसके दो प्रैक्टिस कर रहे हो, डायगोनलाइजेशन के 2 सम्स प्रैक्टिस करो, एंड क्वाड्रेटिक कैनोनिकल के 2 सम्स, मतलब टोटल आपको कितने सम्स करने के, 8 सम्स बस अच्छे से करने, लेकिन खुद सॉल्व करके देखना है। बिकॉज मैट्रिक्स का सबसे बड़ा इशू क्या पता है, ट्रबल शूटिंग सही तरीके से नहीं हुआ तो पूरा समय जाता है, पहली स्टेप गलत है, लास्ट स्टेप समझ में नहीं आता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये जो ए क्यूब है ये आपको कैल्सी पे निकालते आना चाहिए। जैसे मैंने बोला, कैल्सी का यूसेज रिगार्डिंग मैट्रिसेस बहुत सही तरीके से जमेगा ना, तब जाके आपका काम बनेगा। और ओवरऑल पैटर्न भी मैंने दिखाया हुआ है। मुझे लगता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को डायगोनलाइजेशन, या फिर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को कैनोनिकल, कैले हैमिल्टन को कैनोनिकल, या फिर कैले हैमिल्टन को डायगोनलाइजेशन। 4 ही टॉपिक है तो 2-2 डिस्ट्रीब्यूट होंगे भाई, और क्या होने वाला है। तो इस हिसाब से ये सॉल्व होगा। 6 मार्क्स है, शांति से करना। आई एम श्योर ये यूनिट जो मैंने आपको बताया इसका भी डिटेलिंग आपको समझ में आ चुका है। दोस्तों आई एम श्योर जितना मैंने आपको बताया वो सारी स्ट्रेटेजी आपके काम की है, तो प्लीज इस स्ट्रेटेजी को अब आप आपके पढ़ाई में उसको किसी तरीके से इम्बाइब करना है, उसको देखो और अच्छे से पढ़ना, अच्छे मार्क्स लेके आना, बिल्कुल नहीं डरना, सीक्वेंस फाइनलाइज करना, कि स्कोरिंग क्या है इसके बारे में बहुत अच्छे से ख्याल रख के फिर आगे बढ़ना। और हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे मार्क्स लेके आइएगा दोस्तों, ऐसे ही प्यार करते रहिएगा दोस्तों। मेरी सारी विशेष जो है, सारी विशेष आपके साथ ही रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।